हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की यहाँ पे सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी तक ऑलरेडी यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, डिफेंस और केमिस्ट्री, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट के हम यहाँ पे पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा चुके हैं। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे अपने यहाँ पे दो ही पार्ट में, दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जो भी आपसे यहाँ पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको सबको हम यहाँ पे दो ही वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहला वीडियो ये देख रहे हो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके साथ अपना यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले, अगर आप अभी पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दिया करो। एंड अगर अपने अभी तक आपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ये सब जो आपको पीडीएफ देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो मैं जिसमें ये सब समझा रहा हूँ आपको, ये सब आपको उस ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको, चाहे आप यहाँ पे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे दोनों के ही यहाँ पे पीवाईक्यूज लगा के जाने हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस आप यहाँ पे देखोगे सिमिलर सिलेबस है। मैं यहाँ पे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीके के यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो लगा के ही जाने हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है पीवाईक्यूज की। सीएपीएफ की भी यहाँ पे अभी हमारी चल रही है, और सीडीएस की मैं आप ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। तो उसके यहाँ पे दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। और सीएपीएफ की रीजनिंग और मैथ्स की यहाँ पे एक अलग प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो उसकी भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2014 में पूछा गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, कि व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन द प्राइस इंक्रीजेस। देखो इसका मतलब क्या है कहने का, जैसे हम यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे पीओसी मतलब हो गया आपका यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। फिर इधर आपका है यहाँ पे टीई, मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ये जो आपसे बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आपका प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, अगर वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है, तो आपका टोटल जो आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर है ये भी डिक्रीज कर जा रहा है। फिर आपसे बोल रहा है कि जब वो यहाँ पे राइज कर जा रहा है, तो प्राइस भी आपका यहाँ पे राइज कर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब आपका यहाँ पे प्राइस है कमोडिटी का, वो जब डिक्रीज करेगा, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। और जब जब आपका यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, तब आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है। फिर आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर डिमांड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, कुछ यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, जो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये कब कब आपको देखने को मिलते हैं वो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी होती है यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या पता चल रहा है यहाँ पे, कि कितना आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, उसको आप डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर प्राइस में कितना चेंज हुआ उससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपके कुछ कंडीशंस बनते हैं। सबसे पहला कंडीशन बनता है यहाँ पे लेस देन वन का, ठीक है। लेस देन वन मतलब हो गया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। पीई मतलब है यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, जो यहाँ पे ऊपर आपसे पूछा है। तो यहाँ पे एक से कम कब होगा। अब देखो एक से कम की जब भी बात करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, कि जो आपका यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, और आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है एक तरफ, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी जब आप यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी, तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। जब यहाँ पे डिक्रीज होगी, तब आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये सेम कंडीशन अगर आप देखो, यही सेम कंडीशन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछी जा रही है। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वैसे भी, वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी एक से कम कब होगी, जब भी आपका प्राइस जो है कमोडिटी का, जब वो इंक्रीज करेगा, तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर जाएगा। जब वो डिक्रीज करेगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पहचान पाओगे कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है क्या, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे लेस इलास्टिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर दूसरा अपने पास यहाँ पे आ जाता है, जब यहाँ पे एक से ज्यादा है, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जब पीई है, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी, ये जब यहाँ पे एक से ज्यादा होता है, तब क्या होता है। तो यहाँ पे वापस लिखते हैं, एक तरफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक तरफ यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे जब आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा, तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है।
ये आपका डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों वाइस वर्सा हैं एक दूसरे के। और इस टाइप के हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाईली इलास्टिक। ठीक है, हाईली इलास्टिक। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो तो हमारा ये ऑप्शन है नहीं। ठीक है, पर मैं आपको ये सारे समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, अगर कभी भी यहाँ पे ये चीज पूछी जाती है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनती है इक्वल टू 1। ठीक है, जब आपका यहाँ पे जो पीई है प्लस आपका यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, जब यहाँ पे ये इक्वल टू 1 बनता है तब क्या होगा कंडीशन में। तो एक तरफ हम लिखते हैं वापस से प्राइस ऑफ कमोडिटी और एक तरफ लिखते हैं हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो चाहे आपका प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो बढ़े या फिर घटे, इससे आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई भी आप बोल सकते हो यहाँ पे चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये अनचेंज रहता है। ठीक है, जब भी आपके यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से आपका जो आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कि हमारी यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमारी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई हो। अब जो हमें यहाँ पे लास्ट दे रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो। और ये आपकी यहाँ पे कब आती है, तो देखो पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे जो इन्फिनिटी कंडीशन है इसको हम इन्फिनाइट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी भी हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। साथ ही साथ हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखिए, दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि जो भी आपकी यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है बेसिकली दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड है। पहला है आपका यहाँ पे डिमांड के ऊपर, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। दूसरा है आपका यहाँ पे प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है आपका यहाँ पे इन्फिनाइट इलास्टिसिटी में कि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से चेंज होगी यहाँ पे जहाँ पे आपको इन्फिनाइट अमाउंट देखने को मिलता है, चाहे आपका कितना भी प्राइस बढ़ा हो आपका यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी का। ठीक है, उसके कंडीशन में आपको यहाँ पे जो आपको डिमांड देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पे इन्फिनाइट अमाउंट की देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं पढ़ते, पर आपको एटलीस्ट ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2024 में 2014 का। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये जो है आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो कि आपका ये करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो करंट में चीजें चल रही होती है ना, उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे डिफेंस की बात कर लो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट की, या फिर ज्योग्राफी की बात कर लो आप। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी आप यहाँ पे ये चीजें देख पाओगे। अब देखो यहाँ पे ये जो लॉ है बेसिकली आपका यहाँ पे जो ये चीज है, जो आपका रूल है बेसिकली, तो यहाँ पे GAAR इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो यहाँ पे ये एक तरीके के क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे या तो इसको बोल लो सेट ऑफ रूल्स है, या फिर इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे फ्रेमवर्क्स है, जो कि आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसेस की। ठीक है, रेवेन्यू अथॉरिटीज की बोलो या फिर ऑफिसेस की बोल लो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे अथॉरिटीज की, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होती है या फिर रेवेन्यू ऑफिसेज होते हैं, उनकी यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। ये बेसिकली आपको ये बताने की हेल्प करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपके यहाँ पे रूल्स हैं ये आपके 2015 में नहीं आए थे। ठीक है, जो इफेक्ट आपको बोला जा रहा है ना, इफेक्ट मतलब हो गया कि यहाँ पे वो लागू हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 2017 में आए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। तो पहला तो अपना यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। अब जब पहला गलत हो गया यहाँ पे, तो क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन हट जाएगा और सी भी हट जाएगा। अब आपके पास बचता है यहाँ पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, द प्रोविजंस ऑफ GAAR वर एम्ड एट चेकिंग टैक्स अवॉइडेंस बाय ओवरसीज इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो रूल्स है ना, ये आपके तब आए थे जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डील हुई थी आपके वोडाफोन की। ठीक है, तो उसके केस की वजह से यहाँ पे
ये सेट ऑफ रूल्स आपके यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि इसका जो एम है यहाँ पे, वो इसका एम ऐसा है कि यहाँ पे जो टैक्स से बचने के लिए जो लोग करते हैं, ठीक है, जनरली उसको किस तरीके से यहाँ पे अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो यही चीज आपको बस इतनी याद रखनी है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये, उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो यहाँ पे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट डब्ल्यूटीओ। अब देखो ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है उस साल का, ठीक है, तो ये भी कंफ्यूज मत होना। और ये आपकी यहाँ पे नाइन्थ मीटिंग थी, ठीक है, नाइन्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था आपका डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ क्या है आपका यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसके हेडक्वार्टर है आपके यहाँ पे जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली आपके यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह ये फॉर्म करती है। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी कॉन्फ्रेंस है या फिर मीटिंग है, वो आपकी यही वाली मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो आपकी डब्ल्यूटीओ की होती है वो। अब उसमें जो यहाँ पे नाइन्थ वाला जो इसका एडिशन था वो आपका बाली में हुआ था। बाली का है आपका इंडोनेशिया में। ठीक, अब उसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि जो यहाँ पे आपकी इंडिया है, इंडिया ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करने से यहाँ पे मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो मेन फोकस था वो था यहाँ पे फूड सिक्योरिटी। और उसके कंडीशंस जो यहाँ पे थे उसको यहाँ पे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि परमानेंट सोल्यूशन हमें यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का देखने को मिल जाए। पर हमें यहाँ पे ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है ना यहाँ पे इसके बाद, यही आपको दे रखा है कि जो इंडिया है, और इंडिया के जैसे उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, तो इंडिया के जैसे ही आपके जैसे कोई भी डेवलपिंग नेशंस हो गए, अंडर डेवलप्ड नेशंस हो गए, तो उन वो अपनी यहाँ पे खुद की फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यहाँ पे वो लॉन्च कर सकते हैं, जब तक कोई भी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं आ जाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कंप्लीट वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, तो फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जो आपकी डब्ल्यूटीओ है यहाँ पे कोई लॉ वगैरह जब तक नहीं लेके आती है यहाँ पे, जब तक सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके नहीं मिलते हैं, तब तक जो यहाँ पे अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अपने लिए यहाँ पे खुद के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। ठीक है, तो यही चीज बस आपको अभी के लिए यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका एक आगे और भी आएगा, तो वहां पे मैं आपको प्रेजेंट में जो यहाँ पे हुई है, ठीक है, जो प्रेजेंट में आपकी यहाँ पे यूएई में, जो बेसिकली आपके अबू धाबी में, ठीक है, तो अबू धाबी में अभी यहाँ पे लेटेस्ट आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, तो ये भी चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, याद रख लेना। तो अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट की बात करेंगे ना, तो लेटेस्ट अपना यहाँ पे कहाँ पे हुई है, अबू धाबी यूएई में हुई है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे इतना याद रखो, फिर आगे हम जैसे एक और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे और भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे याद रखना है कि ये आपकी 2024 की ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख लेना, ये 2024 के बारे में ही बता रहा हूँ मैं, जो आपकी यहाँ पे फेब्रवरी में हुई है। ठीक है, और देखो नाम सेम है, बस यहाँ पे जो आपकी लोकेशंस होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको कहीं पे बाली एग्रीमेंट जैसे यहाँ पे देखने को मिला, वैसे ही आपको अभी जैसे यहाँ पे हुआ है अबू धाबी एग्रीमेंट, तो ऐसे इस तरीके की आपको यहाँ पे टर्म सुनाई दे सकती है। पर जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है इसका नाम सेम ही है यहाँ पे, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2014 में आ रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे आपको एक कीवर्ड दे दिया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, तो ग्लोबलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे स्प्रेड ऑफ, आपने क्या चीज स्प्रेड की, जैसे मान लो प्रोडक्ट स्प्रेड किया। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक इंडिया में कंपनी खोली, आगे जाके आपने यूएस में वो सेम कंपनी खोल दी, जो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में बेच रहे थे, आप अब जाके आप वो यूएस में बेच रहे हो, कोई दूसरे नेशन में बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्प्रेड किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज हो गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अब जैसे गूगल है, गूगल आपकी यूएस बेस्ड है, ओरिजिन आपका यूएस है, पर वो इंडिया में भी आके अपने प्रोडक्ट सेल कर पा रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेच रही है। ठीक है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रही है। ठीक, तो ये चीज हो गई। तीसरा हो गया आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे स्प्रेड कर पाते हो। ठीक है, नेशन टू नेशन। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी आप देखते हो कि यहाँ पे जो आपकी एक पर्टिकुलर ओरिजिन की कंट्री है, यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन की एक कोई कंपनी है,
वो आपकी दूसरे कंट्री में भी जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? जैसे टाटा की ले लो, कोई भी गूगल ले लो, अमेज़न ले लो, जो भी आपकी एमएनसीज़ होती है, एमएनसीज़ क्या होती है? जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है? ये है आपका यहाँ पे ग्लोबलाइज़ेशन, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को, इन्फॉर्मेशन वगैरह को, जॉब्स को आप यहाँ पे नेशनल बॉर्डर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे नेशनल बॉर्डर्स के बिलोंग मतलब आप ऐसे समझ सकते हो अक्रॉस काम कर रहे हो, ठीक है? एक तो अपनी कंट्री में भी कर रहे हो, साथ ही साथ दूसरे कंट्री में भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हो। तो इससे बेसिकली यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है यहाँ पे? ये बताता है आपको यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन, कि यहाँ पे किस तरीके से आपका यहाँ पे जो नेशंस है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे ना आपके कुछ कंडीशन है या फिर आप बोलो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड लेते हैं हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है फ्री ट्रेड की, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन में आपको यहाँ पे फ्री ट्रेड आपको देखने को मिलेगा विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो दो आपकी कंपनीज है ट्रेड करना चाह रही है, तो वो ट्रेड कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? दूसरा है हमारे पास यहाँ पे लिबरलाइजेशन। अब देखो लिबरलाइजेशन क्या हो गया? बेसिकली आपको एक तरीके से यहाँ पे फ्रीडम मिलती है यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को, साथ ही साथ जैसे बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो इन सबको यहाँ पे फ्रीडम मिलती है कि अपने यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये अपनी कंट्री के साथ साथ किसी दूसरी कंट्री में भी यहाँ पे ये सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब होता है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ठीक है? फिर तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्री आइडियाज हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जैसे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आइडियाज अपने यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कनेक्टिविटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है थ्रू सोशल मीडिया भी, हम आप बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है? फिर फोर्थ अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब देखो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपकी आइडियाज हैं, जो आपकी कल्चर की वैल्यू है, ठीक है? उसको आप यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में फैला रहे हो, फिर वो वाली कंट्रीज अपने जो यहाँ पे उनके आइडियाज, उनकी वैल्यूज है, वो यहाँ पे हमारी कंट्रीज में फैला रही है। मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपकी मिक्सिंग कर रहे हो आप एक तरीके से कल्चर्स की, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तो आप जैसे ये भी समझ सकते हो कि आपका यहाँ पे इंडिया के साथ मान लो जैसे साउथ कोरिया है, ठीक है? तो साउथ कोरिया का एक पर्टिकुलर आपका यहाँ पे एक म्यूजियम अगर मान लो यहाँ पे वो खोलना चाहे इंडिया में, तो अगर वो यहाँ पे खोल रहे हैं तो एक तरीके से वो अपना जो कल्चर है वो थ्रू म्यूजियम इंडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से आप इसमें काउंट करोगे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है? वैसे ही अगर मान लो इंडिया की कोई यहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी दूसरे स्टेट में है, ठीक है? दूसरी कंट्री में है, तो वो यहाँ पे उसको भी आप कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में काउंट करोगे, ठीक है? अब उस तरीके से हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये चारों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं हम उसको यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रेजिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। अब देखो फ्रेजिलिटी मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इजिली ब्रोक हो जाए, ठीक है? या फिर इजिली डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो यहाँ पे नॉट पूछा है, याद रखना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि नेशनल बैरियर्स के ऊपर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन काम नहीं करता है। अक्रॉस नेशनल यहाँ पे जो बॉर्डर्स है, ठीक है? नेशनल बॉर्डर्स है, नेशनल बैरियर्स है, उसके अक्रॉस जाके यहाँ पे वो दूसरी कंट्रीज में भी, अपनी कंट्रीज में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको इजिली समझ सकते हो। फिर बी आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे रैपिड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये सब में, ठीक है? फिर आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि और देखो कैपिटल एंड गुड्स हो गया, अगर पहला वाला करेक्ट है तो यहाँ पे नीचे वाला भी करेक्ट ही होगा, ठीक है? फिर आपको बोल रहा है यहाँ पे नेटवर्किंग ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन। अब यहाँ पे देखो कल्चरल मैंने आपको यहाँ पे अभी भी समझाया। अब इकोनॉमिक में यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपको जैसे पता है यहाँ पे कि जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके यहाँ पे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे काउंट कर सकते हो। फिर तीसरा यहाँ पे जो है पॉलिटिकल रिलेशन। आपको पता है यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जो आप यहाँ पे मेजरली यहाँ पे जो टर्म्स यूज करते हो, तो जियो पॉलिटिक्स क्या है कि आप अपने जो रिलेशन है वो दूसरी मेजर कंट्रीज के साथ अच्छे रखना चाहते हो, ताकि कोई वॉर वगैरह यहाँ पे उन कंट्रीज के साथ ना हो, ताकि हमें नुकसान ना हो, है ना? तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशन हो गए, कल्चरल रिलेशन हो गए, इकोनॉमिक रिलेशन हो गए, सब तरीके के रिलेशन आपके यहाँ पे काउंट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो अपना राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी,
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे मोटिव नहीं है, ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर अगले पे चल रहे हैं। अगला आपसे बोल रहा है डेटा प्रेजेंटेड इन इंटरिम बजट फॉर 2014 to 15 reveal that for the financial year 2013 and 14 the revised estimate do not show a decline in। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपका है इंटरिम बजट। अब इंटरिम बजट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो अभी भी यहाँ पे आपका जो बजट आया था इस पर्टिकुलर ईयर में भी, वो भी आपका यहाँ पे एक इंटरिम बजट था। क्यों इंटरिम बजट था? क्योंकि जस्ट बजट के बाद ही आपके यहाँ पे इलेक्शंस थे। तो इलेक्शन से जस्ट पहले जो यहाँ पे बजट आता है वो आपका यहाँ पे आता है इंटरिम बजट, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक ही लागू होता है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे अब इलेक्शन हो गए, अब यहाँ पे आपका एक मेन बजट यहाँ पे आएगा बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी क्योंकि इंटरिम बजट आ रखा है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है बजट से रिगार्डिंग, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा। तो वो जरूर जाके आप देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे बेसिकली बोला जा रहा है कि किस में आपको डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे ये आपका क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो आपको एज सच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रेजेंट बजट को देखते हुए आपको यहाँ पे जरूर लेके चलने हैं, ठीक है। तो ये है अपना यहाँ पे 2014 का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे मेन हमारे यहाँ पे जो काम होने वाला है, ये चार टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट से पढ़ने से पहले हम फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हैं, क्योंकि आपका ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है एक तरीके से, आप इस तरीके से समझ लो। तो देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जितना भी उसने जैसे टैक्स कलेक्ट किया वगैरह, वो सब क्या हो गया यहाँ पे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। फिर जितना उसने यहाँ पे स्कीम्स वगैरह में दे दिया, पेंशन वगैरह में दे दिया, ठीक है, ऐसी और भी यहाँ पे और जगह खर्च कर दिया, तो वो आपका हो गया यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों का यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, फिजिकल जो डेफिसिट है, इसमें से जब आप यहाँ पे इंटरेस्ट हटा देते हो, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जब आप यहाँ पे हटा देते हो, तब हमें यहाँ पे मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये पॉइंट याद रखना। प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आप कैसे निकालते हो, वो आप निकालते हो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट से, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की और रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट रह गए। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका यहाँ पे, ये आपका होता है यहाँ पे कि जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, अगर वो यहाँ पे एक्सीड कर जाता है, मतलब यहाँ पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है उससे जो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो उसका, देखो यहाँ पे समझने के लिए, इजी समझने के लिए, एक तरफ है आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इतना यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब हो गया यहाँ पे कि इतना रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब यहाँ पे जो खर्च किया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपका यहाँ पे बढ़ जाता है यहाँ पे किससे, टोटल रेवेन्यू से, तब आप उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो याद रखना, वापस समझा दे रहा हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, जो आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू था टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीव्स थी, अगर वो आपकी कम होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के, ठीक है, ये दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के, एक तरफ है यहाँ पे उसके रेवेन्यू, ठीक है, जहां से वो कलेक्ट कर रहा है टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू उसका कम होता है, मतलब यहाँ पे वो कम चीज कलेक्ट कर पा रहा है, कम रुपए कलेक्ट कर पा रहा है, पर उसका एक्सपेंडिचर जितना उसने कलेक्ट किया उससे भी ज्यादा है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। फिर हम देख अगले पे चलते हैं, यहाँ पे वो है हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे किस तरीके से निकालते हो, ये आप निकालते हो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आप कैसे निकालोगे, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है।
अब कैपिटल एसेट्स आपके क्या हो गए, मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कहने का मतलब क्या है, पहले तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट पता चल गया। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट आपने जो निकाला उसमें से जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रांट्स दे रखे हैं, ठीक है, किस काम के लिए, जैसे मान लो कोई जमीन खरीदने के लिए दे रखा है कुछ, या फिर कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दे रखा है, बिल्डिंग में कोई काम कराने के लिए दे रखा है, कोई म्यूचुअल फंड्स के लिए दे रखा है, ठीक है, या फिर कोई कार्स खरीदने के लिए दे रखा है, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं उसके लिए कुछ दे रखा है, कोई आपके यहाँ पे मान लो मशीनरी खरीदनी है, कोई प्लांट्स वगैरह क्रिएट कराने के लिए दे रखा है, तो ऐसे टाइप के हम यहाँ पे चीजों को बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। तो इनके रिगार्डिंग जो आपको ग्रांट दे रखे हैं, जब आप उसको माइनस करते हो रेवेन्यू डेफिसिट में से, तब आपको यहाँ पे मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन जो आपको ये तीन दे रखे हैं यहाँ पे, इन तीनों में से कौन सी चीज आपकी यहाँ पे इफेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को एक पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी की। तो ये भी आपका यहाँ पे 2014 का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होने वाला है, सभी आपके बेसिकली आंसर है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होगा डिमांड क्या होती है, ठीक है। तो डिमांड क्या होता है यहाँ पे, डिमांड आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ पे दुकान पे गए हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको यहाँ पे कोई एक चीज चाहिए जो, और जो आपको यहाँ पे 10 चीज चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि आपको यहाँ पे मोबाइल खरीदना था, ठीक है, और आपको यहाँ पे 4 मोबाइल खरीदने हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपकी डिमांड है, जो आप यहाँ पे आप यहाँ पे एक तरीके से ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये आपकी एक डिमांड है जो आप बाय करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे जो चार आपको दे रखा है ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स जो आप बाय कर सकते हो और जो करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डिमांड हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको एक डिमांड कर्व भी देखने को मिलता है, तो वो जैसे आएगा आगे क्वेश्चन में तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पहली आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस किस चीजों के ऊपर यहाँ पे ये इफेक्ट करती है, मतलब किस किस चीजों से ये इफेक्ट होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला आपका है यहाँ पे प्राइस से, ठीक है, जो भी आप कमोडिटी ले रहे हो उसके प्राइस से, ठीक है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, अब जैसे मान लो अगर आपका यहाँ पे प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जो प्राइस है अगर वो ज्यादा होगा, तो जो आपकी डिमांड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं स्मार्टफोन का ही, अगर आप यहाँ पे एप्पल का फोन लो, ठीक है, अब देखो कितने ही लोगों के पास एप्पल का फोन होता है, अगर होता भी है ज्यादातर लोग यहाँ पे ईएमआई वगैरह पे खरीद लेते हैं, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे उन लोगों को हटा देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे हम सोच के चल रहे हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि आपका जो एप्पल है, एप्पल के जो मोबाइल है, आईफोन्स वगैरह हैं, वो आपके उसके प्राइस कितने ज्यादा हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स के। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कि उनका जो डिमांड होगा, अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें तो उनका यहाँ पे जो डिमांड होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड मोबाइल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं वो प्रिफर एंड्रॉयड को करेंगे क्योंकि उनकी इनकम के हिसाब से बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो उनकी इनकम भी यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि उनकी कितनी इनकम है, क्या उनको इतना महंगा मोबाइल लेने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कि प्राइस का भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जब यहाँ पे वो घटेगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट होता है यहाँ पे जो उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे जो गुड्स है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको समझाया आईफोन है एक तरफ आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स है। अब यहाँ पे आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल्स है वो आपको इजीली सस्ते में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे वो चीज इतने सस्ते में ले पा रहे हो, कोई एक मोबाइल जो बस आपको मोबाइल लेना है वो आप यहाँ पे इतने सस्ते में ले पा रहे हो, मान लो यहाँ पे 20,000 10,000 15,000 में जो भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पे 1.5 लाख खर्च करने की जगह अगर आप यहाँ पे 15,000 ही खर्च कर रहे हो, तब भी आपको यहाँ पे मोबाइल मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे दूसरे चीजें हैं उसकी उसी कैटेगरी में, ठीक है, उसी कैटेगरी की बात हो रही है, उसी कैटेगरी की जो दूसरी चीजें हैं उसके प्राइस के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज का दूसरा डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप आईफोन की डिमांड की बात करें तो यहाँ पे ये आपके जो दूसरे मोबाइल से जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आएंगे तो उसके डिमांड के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगी इस पर्टिकुलर आईफोन की डिमांड। फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तीसरा अपने पास आ जाता है यहाँ पे इनकम। अब जो भी यहाँ पे कंज्यूमर है, ठीक है, जो भी यहाँ पे वो चीज खरीद रहा है, जो भी यहाँ पे वो मोबाइल खरीद रहा है,
उसकी इनकम भी यहाँ पे एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर कोई एक इंसान है जो यहाँ पे सिर्फ महीने के मान के चलते 30,000 रुपया 40,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब देखना जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक कमा रहा है वो, पर यहाँ पे अगर उसको मोबाइल लेना है तो वो यहाँ पे वो 1.5 लाख का मोबाइल नहीं लेगा, वो यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल लेगा, है ना। जिसकी यहाँ पे जितनी इनकम होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही मोबाइल लेंगे। फिर अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं तो फोर्थ कंडीशन हमारी यहाँ पे आती है हमारे टेस्ट के ऊपर या फिर हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, कि हमारी यहाँ पे क्या प्रेफरेंस है। अगर मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक मोबाइल फोन देखते गए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही देखते गए, ठीक है, 15,000 का ही देखते गए, और आपको यहाँ पे एक कंपनी से ज्यादा कंपनीज के मोबाइल उस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो अब वो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको यहाँ पे मान लो सैमसंग का मोबाइल लेना है, शाओमी का लेना है, ठीक है, रेडमी का लेना है, रियलमी का लेना है, किसी का भी लेना है। अब वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपका लास्ट जो होता है यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन, वो होता है आपका यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मान लो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे पता है कि आपने अगर मान लो कोई मोबाइल जब आप लेते हो तो आप ये देख के चलते हो कि कितने साल तक आपकी यहाँ पे जो भी कंपनी है जिसका भी आपने मोबाइल लिया वो यहाँ पे अपडेट्स देगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई कंपनी अपने यहाँ पे जो मोबाइल लिया उसके यहाँ पे 3 साल तक ही बस वो यहाँ पे अपडेट्स दे रही है, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह दे रही है, तो और यहाँ पे एक दूसरी कंपनी मिलती है जो 5 साल के लिए दे रही है, तो अब आप यहाँ पे जो देखोगे अब वो यहाँ पे आप 5 साल वाले की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि 3 साल बाद तो आप कोई मोबाइल चेंज नहीं करना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे आप ज्यादा समय तक उसको चलाना चाह रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस वगैरह इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपडेट्स अगर आपकी कंपनी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोबाइल में डाल रही है तो वो आपके लिए ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख के चलोगे कि आपके यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे देखोगे। उसकी आफ्टर सेल्स की यहाँ पे क्या होता है, सर्विस आपके यहाँ पे जो होती है, अगर मान लो आपका कभी फ़ोन खराब हो गया तो उनकी सर्विस किस तरीके की है, आप यहाँ पे ये भी देखते हुए चलोगे। तो ये सब बेसिकली आपके यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो ये सब चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स होती हैं जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के यहाँ पे डिमांड को, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी, अभी मैंने बताया पहला ही है। इनकम अभी मैंने आपको बताया थर्ड वाला ऑप्शन। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, बाकी यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2014 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये स्कीम थी, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसने यहाँ पे इसको किया था, तो यहाँ पे इसने किया था ऑफ एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो यहाँ पे बी, ठीक है, BEE। अब यहाँ पे जो इसका टारगेट था, यहाँ पे इसका टारगेट है यहाँ पे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि यहाँ पे हर एक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट यहाँ पे ये दिया करते थे। अगर जो इंडस्ट्रीज उस सेट ऑफ टारगेट को यहाँ पे अचीव कर लेती थी तो उनके लिए यहाँ पे वो इंसेंटिव्स देते थे, यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स देती थी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपकी इंडस्ट्री ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट को यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब अगर मान लो यहाँ पे जो नहीं करते थे तो उनको यहाँ पे पेनल्टी वगैरह यहाँ पे देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके लिए एज सच अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्कीम है ये आपकी अब पुरानी हो गई है। तो पर आपको यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे ये एक स्कीम है अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी, तो हमें यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है बस। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं, अगला है हमारे पास यहाँ पे 2014 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिटेल्ड कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट्स norms for the listed companies issued by in April 2014 by SEBI is or are correct। अब देखो जो आपकी सेबी है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये आपको पहले बात तो पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मुंबई में। अब इसको आप यहाँ पे सिडबी के साथ कंफ्यूज मत कर देना, सिडबी आपका यहाँ पे लखनऊ में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो आपका सिडबी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दोनों में ही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नाम में ही बहुत ज्यादा फर्क है, यहाँ पे आप इसके थ्रू भी आप बता सकते हो, ठीक। अब देखो जो आपका सेबी है, अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं यहाँ पे, तो सेबी आपका यहाँ पे क्या बताता है कि जो आपके यहाँ पे कंपनीज है, ठीक है, उनको सबसे पहले तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहली चीज यहाँ पे ये बताई गई थी इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है इसमें। दूसरा आपसे यहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग में, या फिर जो भी आपके रेजोल्यूशंस पास होते हैं आपके यहाँ पे कंपनी के एक पर्टिकुलर जनरल मीटिंग में,
तो उसमें यहाँ पे हर एक शेयर होल्डर को आपको ई वोटिंग की राइट देनी है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उनको ऑफिस में ही प्रेजेंट हो, उनको यहाँ पे ऑनलाइन भी वो यहाँ पे ई वोटिंग वगैरह यहाँ पे कर पाए, उसकी भी आपको यहाँ पे राइट देनी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे हर एक कंपनी को उनके शेयर होल्डर्स, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो या फिर ज़्यादा आपके यहाँ पे शेयर रखते हो ऐसे शेयर होल्डर हो, आपको हर एक टाइप के शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे जो पहला आपसे बोला जा रहा है कि इट प्रोवाइड्स दी स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर राइट्स। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, साथ ही साथ इक्वली आपको यहाँ पे आपको उसको दोनों ही तरीके के शेयर होल्डर्स को आपको यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना है। तो एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो पहला तो एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि अंडर द न्यू नॉर्म्स लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग। तो ये भी अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो दोनों आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2015 में पूछा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 15-16 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि यूनियन बजट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना रखी है। लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके जरूर उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो जो आपकी यहाँ पे गलत है वो है आपकी यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। कि यहाँ पे जो आपको एलोकेट हुआ था यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे जो बजट, वो आपका 5% ऑफ जीडीपी नहीं था, वो आपका था यहाँ पे 9.87 समथिंग आपका यहाँ पे एलोकेट हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला भी आपको यहाँ पे 2015 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से क्या चीज आपकी करेक्ट नहीं है। तो देखो, मेक इन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे बेसिकली जो आपकी स्कीम है या इनिशिएटिव है, ये आपका क्यों आया था, ये आया था आपको प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आया था प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आया था, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे इसका मोटिव था कि यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे हमारी कंट्री में यहाँ पे हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था ये भी, ठीक। फिर तीसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स वगैरह यहाँ पे लोगों को मिल पाए, इसकी वजह से भी यहाँ पे ये आया था। फिर यहाँ पे इनहेंस कर पाए लोग अपनी स्किल को, ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट के लिए यहाँ पे आया था। फिर नेक्स्ट अपना है यहाँ पे इनोवेशन, ठीक है, इनोवेट करे यहाँ पे नई से नई चीजें भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखो यहाँ पे जो आपको हमें मैंने यहाँ पे बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप बोल लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई थी यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया नाम से, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुई थी गाइड करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी को हम यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पर आपको इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, एटलीस्ट ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया यहाँ पे आपका प्रोग्राम आया था। तो पहला ऑप्शन तो आपका एकदम करेक्ट है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स अपने यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ के रखे थे, जहाँ पे भी गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। फॉरेन जो लोग हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स जो हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर में करे, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ सेक्टर्स। तो जो आपका दूसरा है ये भी एकदम करेक्ट है। फिर तीसरे पे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है, इसने क्या किया था यहाँ पे कि ये इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो आपकी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उन कुछ कंपनीज को सिलेक्ट किया था, जिसको आगे जाके ग्लोबल चैंपियंस में कन्वर्ट करना था, ठीक है। मतलब ग्लोबली उसको यहाँ पे फैलाना था, उन कंपनीज को फैलाना था। और वो कैसी कंपनीज थी जो आपकी यहाँ पे इनोवेशन से रिलेटेड है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे बिल्डअप कर रही है, तो उस टाइप की आपकी यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक कंपनीज थी। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है जो यहाँ पे थर्ड है। अब जो गलत है वो आपका जो डी ऑप्शन है, यही आपका गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। किसने किया था, ये आपका क्या था यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये आप इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने आपका यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किया था लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू संसद आदर्श ग्राम योजना इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये ऐसी टाइप की जो योजना है ना, ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपकी यहाँ पे योजनाओं में से एक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहला जैसे आपको ऑप्शन दे रखा है कि इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2014, तो यहाँ तक तो एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि 2014 में ही लॉन्च हुई थी और 11th ऑफ अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 11th ऑफ अक्टूबर 2014 को यहाँ पे लॉन्च हुई थी। पर यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी? यहाँ पे वो लाल बहादुर शास्त्री की नहीं थी। यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जब आपकी यहाँ पे ये संसद आदर्श ग्राम योजना जब यहाँ पे लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, तो ये आपकी यहाँ पे लॉन्च हुई है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण के टाइम पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे योजना में जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब एमपीज जो है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे एक एक विलेज को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और उनको यहाँ पे मॉडल विलेज में कन्वर्ट करेंगे या फिर उनको मॉडल विलेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट एकदम आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो राइट आंसर तो हमें यहाँ पे वैसे भी मिल चुका है, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे योजना लॉन्च हुई थी। सी आपसे बोल रहा है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, मतलब डीएम जो है, वो यहाँ पे एक तरीके से कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेंगे, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ये भी। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन बोल रहा है कि जो आपके यहाँ पे राज्यसभा एमपी होते हैं, वो यहाँ पे कोई भी एक ग्राम पंचायत को चूज करेंगे जिस भी स्टेट से वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो दो ही चीज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रखनी है, एक है आपकी यहाँ पे लोकसभा से रिलेटेड और एक है राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा वाली आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखी है, तो लोकसभा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम लोकसभा के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो जो आपके यहाँ पे एमपी लोकसभा के हैं, वो यहाँ पे उन ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में आते हैं। ठीक है, जिस भी कॉन्स्टिट्युएंसी से वो इलेक्ट हुए हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्युएंसी ले लो, लखनऊ ले लो, तो लखनऊ के अंदर कोई भी आपका यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, उनमें से वो किसी भी एक ग्राम पंचायत को यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, वो किससे चूज करेंगे? वो पहले तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे? ग्राम पंचायत को चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है। ग्राम पंचायत को कहाँ से चूज करेंगे? वो अपनी हिज और हर कॉन्स्टिट्युएंसी, उनकी जो भी यहाँ पे जिस भी कॉन्स्टिट्युएंसी से वो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक ग्राम पंचायत को यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और राज्यसभा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे राज्यसभा यहाँ पे जो आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो क्योंकि राज्यसभा आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोग उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो आपके मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के जो एमपीज होंगे, तो ये उस पर्टिकुलर ग्राम आपके पंचायत को सिलेक्ट करेंगे जिस भी स्टेट से वो यहाँ पे इलेक्ट हुए। ठीक है, जिस भी स्टेट से वो इलेक्ट हुए, उनमें से कोई भी आपकी ग्राम पंचायत को उस पर्टिकुलर स्टेट की वो यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज hosted the 10th ministerial conference of the world trade organization during दिसंबर 2015। अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने बाली के रिगार्डिंग बात की थी, जो आपकी 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। अब जो 10th वाली है, ये आपकी यहाँ पे कहाँ हुई थी? ये आपकी हुई थी यहाँ पे नारोबी में। ठीक है, जो आपकी केन्या की कैपिटल है। अब देखो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट की याद रखने की जरूरत है, जो कि आपकी यहाँ पे कहाँ हुई है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये आपकी हुई है यहाँ पे अबू धाबी में, जो कि आपका यहाँ पे यूएई में है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चेयर किसने किया है? ठीक है, तो इसको यहाँ पे चेयर किया है थानी बिन अहमद, थानी बिन अहमद अल जऊदी ने। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ही चेयर क्यों किया है? क्योंकि ये आपके यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किस चीज के? फॉरेन ट्रेड की। क्योंकि आपको मैंने बताया डब्ल्यूटीओ आपकी बेसिकली फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह से, तो उसी के आपके यहाँ पे ये मिनिस्टर हैं यूएई के। ठीक है, तो यही इसलिए आपके यहाँ पे ये आपके एक तरीके से आप बोलो ये चेयरमैन थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मीटिंग के। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे यही चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कहाँ पे हुई है, और याद रख लेना डब्ल्यूटीओ आपका यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपको चार ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाए, फिर आपको मैच करने के लिए दे दिया जाए कि यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो ये भी चीज हमें यहाँ पे सोच के चलती रहनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी ये वन ऑफ द मोस्ट आपकी डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ में,
वन ऑफ द मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग में से एक होती है। और याद रखना जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे कि हर 1-2 साल में होती है, ठीक है? हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर में आपको यहाँ पे ये मीटिंग देखने को मिलेगी। तो हर साल नहीं होती है, हर 2 साल में होती है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे 2016 में। तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है? तो यहाँ पे खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपका यहाँ पे क्या होता है? तो ये बेसिकली आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? जो कि आपकी फॉर्म हुई थी खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट से, जो कि आपका यहाँ पे था 1956 का एक एक्ट था आपका यहाँ पे, इसी पर्टिकुलर नाम पे खाड़ी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, ठीक है? इसी के आगे एक्ट लगा दो 1956। तो इसी के थ्रू आपकी यहाँ पे ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी यहाँ पे फॉर्म हुई थी। इसका एम क्या है? तो इसका एम है आपका यहाँ पे प्लान करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना या फिर फैसिलिटेट करना यहाँ पे जो भी आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, उन सबको यहाँ पे रूरल एरियाज में, ठीक है? फिर इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है? पहला करेक्ट है। दूसरा आपका यहाँ पे सेलेबल आर्टिकल्स देना, ठीक है? प्रोड्यूस करवाना, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा है यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल, ठीक है? एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो यहाँ पे क्योंकि ये रूरल एरिया के लिए ही बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यहाँ पे एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी, ठीक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ना आगे चलते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग बजट 2017 और 18, ठीक है? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बजट की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर बजट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको यहाँ पे चलना है प्रेजेंट बजट के अकॉर्डिंग, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो अगर हम इस पर्टिकुलर बजट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपके यहाँ पे तीनों कंडीशन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी और राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, अगर हम इसके रिगार्डिंग अगर हम पढ़ते भी हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांस टू 1 फरवरी टू इनेबल द मिनिस्ट्री टू ऑपरेशनलाइज ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे तो लिख लेना इसको, कि जो आपका यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे आप देखते हो कि जब भी आपके बजट निकलते हो फरवरी में, वो इसलिए ही निकलते हैं क्योंकि जिस भी आपके यहाँ पे जिसको भी यहाँ पे अलॉटमेंट हो रही है, जिस भी चीज़ की अलॉटमेंट हो रही है, तो वो हर एक आपके यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर पाए, ठीक है? जब भी यहाँ पे वो शुरू करने जाएगी अपना यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर उसका शुरू होगा, ठीक है? तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीडीएस में भी पहले आ रखा है और सीएपीएफ में भी आ रखा है, ठीक है? तो याद रखना कि जो आपका यहाँ पे ये वाला बजट है, यहाँ पे आपका जो रेलवे बजट है प्लस आपका जो जनरल बजट आता था, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो, अगर अभी के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बजट आता है जिसमें रेलवे को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो रेलवे से भी रिलेटेड जो भी फाइनेंस की बात होती है, वो अब यहाँ पे एक मेन बजट जो आपका अपना यहाँ पे आता है अभी, उसी में ही बात कर ली जाती है। पर यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले आपके 2 बजट हुआ करते थे, रेलवे का अलग रहता था और बाकी सब चीज़ों का अलग रहता था, जिसको हम जनरल बजट बोलते थे, ठीक है? और रेलवे बजट को हम लोग अलग बोलते थे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी प्रेजेंट टाइम की अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे रेलवे बजट को हमने मिक्स कर दिया या फिर मर्ज कर दिया है अपने जनरल बजट पे, ठीक है? तभी आप देखते हो कि अभी के हिसाब से आपको सिर्फ एक बजट देखने को मिलता है जहाँ पे हर एक चीज़ की बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिमूवल ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू फैसिलिटेट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एलोकेशन फॉर सेक्टर एंड मिनिस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखो, इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्लान्स एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन है जो भी आपकी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, वो यहाँ पे जो आपके जो भी सेक्टर में आप यहाँ पे आपने अलॉट की हैं, ठीक है? जो भी आपने यहाँ पे अलॉट किए, जो भी मिनिस्ट्री को अलॉट किए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएँ, ठीक है? वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे हो पाएँ, ठीक है? होलिस्टिक व्यूज़ वगैरह के अकॉर्डिंग। तो देखो, यहाँ पे एज़ सच आपको जो इम्पोर्टेंट है, वो आपका रहेगा यहाँ पे पहला, जिसमें आपको मैंने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहता है। दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से स्टार मार्क कर लो, इसको नोट डाउन कर कर लेना है अच्छे से।
ठीक है, इस पूरे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो आपका बजट था यहाँ पे उससे रिगार्डिंग है, जो आपको अभी के लिए नहीं पढ़ना। अभी के लिए आपका जो अभी प्रेजेंट का जो बजट है, ठीक है, इंटरिम बजट जो है यहाँ पे इस साल जो आया था, वो आपको यहाँ पे जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2017 से ही। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज बिलोंग टू। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, जब हम यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज भी कर रहे थे, यहाँ पे 9th क्लास जब मैंने आपको करवाई थी, तो वहाँ पे आपको चैप्टर दे रखा था इससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने तीन चीजें पढ़ रखी थी सेक्टर के रिगार्डिंग। एक होता है आपका यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आपका होता है यहाँ पे टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये आपके ऐसी चीजें यहाँ पे आती हैं जो नेचुरल होती हैं। ठीक है, नेचुरली जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब कौन कौन सी हो गई, जैसे माइनिंग हो गई। ठीक है, माइनिंग आप कर रहे हो, पर यहाँ पे जो नेचुरली चीज आपकी प्रेजेंट है धरती पे, उसी की ही तो आप माइनिंग करोगे ना, उसी की आप माइनिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो माइनिंग है वो आपकी नेचुरल में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे फिशिंग हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सब आपकी यहाँ पे किस में आती है, डेयरी हो गया। ठीक है, तो ये सब आपकी यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आती है जो नेचुरल है। ठीक है, नेचुरली आपको देखने को मिल रही है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे बोल सकते हो जो आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, शुगर केन का प्रोडक्शन हो गया, कॉटन का प्रोडक्शन हो गया, या फिर कोई भी दूसरे जूट का प्रोडक्शन हो गया, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलती है। अब टर्शरी जो सेक्टर है, अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो टर्शरी सेक्टर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंक वगैरह भी आपके यहाँ पे इसी के ही एग्जाम्पल हैं, बैंक्स वगैरह। तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब आपको, और फाइनेंस रिलेटेड, बैंक रिलेटेड, ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम यहाँ पे वर्कर्स से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे तीनों सेक्टर की, तो जो वर्कर आपके प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी आपके वर्कर प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, तो हम लोग उनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ठीक है, रेड कॉलर वर्कर्स हम लोग उनको यहाँ पे बोलते हैं। जो आपके सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपको याद रखना है टर्शरी वाले में, तो टर्शरी में यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आप मैच कर लो, एग्रीकल्चर क्या होता है आपका, प्राइमरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राइमरी दिखना चाहिए, सी और डी हटा दो, क्योंकि पहले आपको एग्रीकल्चर दिया तो पहले वाले में आपको प्राइमरी दिखना चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे सर्विस। अब ये जो है आपका यहाँ पे ये सर्विस, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, एक सर्विस है ना। बैंक्स क्या होते हैं, बैंक आपकी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको। फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस ही बेसिकली आपका बैंक, आप बैंक एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, या फिर एनबीएफसी देख लो। तो यहाँ पे जो आपका टर्शरी सेक्टर है, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हो सर्विस सेक्टर है ये। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये भी आपसे कहीं कहीं पूछा जाता है। तो सर्विस सेक्टर अगर कहीं आपसे बोला जाए तो वहां पे बेसिकली ये टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है, ये आपको बस समझना है। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाए तो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर बोला जाए तो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सर्विसेज का टर्शरी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2017 में पूछा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुकन्या समृद्धि स्कीम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक स्कीम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इस तरीके की स्कीम है जो आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस होती है, तो इसकी टारगेट कौन ऑडियंस होती है, तो इसकी टारगेट ऑडियंस आप बोल सकते हो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जिनकी भी यहाँ पे लड़की होती है, तो ऐसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके इस पर्टिकुलर स्कीम के यहाँ पे टारगेट्स हैं। मतलब टारगेट मतलब ये समझ लो कि उनके लिए स्कीम है। ठीक है, उल्टा मत समझना, यहाँ पे टारगेट मतलब हो गया कि उनके लिए ही ये स्कीम है बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्कीम है यहाँ पे, तो ये इनकरेज करती है यहाँ पे किसको, पेरेंट्स को यहाँ पे ये इनकरेज करती है कि वो यहाँ पे अपनी लड़की के लिए, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे जो भी उनकी पेरेंट्स की यहाँ पे जो लड़की हुई है,
उसके लिए अपना यहाँ पे उसके नाम पे एक अकाउंट खुलवाएँ और उसमें यहाँ पे हर अपने महीने के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वो डोनेशन या फिर आप बोलो यहाँ पे कलेक्ट करते रहे, ठीक है? उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहे, जब तक वो यहाँ पे 10 साल की नहीं हो जाती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे ये इनकरेज कर रहे हैं उस लड़की के लिए, तो यहाँ पे वो है यहाँ पे उस लड़की के एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ मैरिज के लिए, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पे कि जो आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे किसी भी लड़की के, तो उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए ही ये स्कीम बनाई गई है। उनको यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने लड़की के लिए यहाँ पे एजुकेशन और मैरिज के लिए, उस पर्टिकुलर लड़की के लिए वो यहाँ पे एक अकाउंट अपना यहाँ खुलवाएं, उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहे, ठीक है? अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया, तो उस पे जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे टैक्स फ्री है, ठीक है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये याद रखना, ठीक है? तो इसलिए भी यहाँ पे आपको इंकरेज करा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स यहाँ पे अकाउंट खुलवाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे और आगे जाके उस लड़की की यहाँ पे हेल्प हो पाए, उसके एजुकेशन को सपोर्ट मिल पाए, उसकी मैरिज को सपोर्ट मिल पाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो आपकी स्कीम है ये आपकी आई थी यहाँ पे 2015 में, ठीक है? अब देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी स्कीम्स आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है? 2015 में यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम जो है आपकी यहाँ पे लॉन्च हुई थी, ठीक है? लॉन्च कब हुई थी? यहाँ पे 2015 में हुई थी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिनिमम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम कंट्रीब्यूट या फिर कंट्रीब्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे आप मिनिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो वो है आपका यहाँ पे ₹250, ठीक है? 200 दो ₹250 तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने ही है, मिनिमम है ये चीज, ठीक है? मैक्सिमम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम अपना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है? 1.5 लैक्स, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? तो 1.5 लैक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है और ये देखो यहाँ पे जो आपको याद भी रखना है दूसरी चीज यहाँ पे, कि जो आपको यहाँ पे अकाउंट है ये आपका मैच्योर हो जाता है, ठीक है? ये जो आपका अकाउंट है ये आपका कब मैच्योर होगा? ये आपका मैच्योर होगा 21 साल की उम्र पे, जब भी आपकी वो लड़की है उन पर्टिकुलर पेरेंट्स की जो भी लड़की है, जैसे ही वो यहाँ पे 21 साल की हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, ठीक? और जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे टैक्स फ्री है, ये इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना है इसमें, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको क्या दे रखा है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 10 ईयर कैन ओपन सच अकाउंट इन देयर डॉटर्स नेम। यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे अगर उनकी लड़की 10 साल तक की है तो वो यहाँ पे डॉटर के नेम पे वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है? बी ऑप्शन बोल रहा है कंट्रीब्यूशंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना। तीसरा आपसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट अर्न थ्रू इज एग्जेम्प्टेड बाय ₹1500 पर एनम। मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट है अगर वो यहाँ पे 1,500 है तो आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यही अपना यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है, ठीक है? क्योंकि अपना यहाँ पे जो इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, कंप्लीटली टैक्स फ्री है यहाँ पे ये। फिर डी आपसे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे 1.5 लैक्स पर एनम, ठीक है? तो यहाँ पे 1.5 लैक्स आपका यहाँ पे पर एनम इसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पर एनम मतलब हो गया पर ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा था, मतलब गलत पूछा था, तो गलत आपका यहाँ पे कौन सा है? सी ऑप्शन। बाकी सब आपके करेक्ट है और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, तो इन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? ना आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबली कैप्चर द मीनिंग ऑफ एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे मैंने बताया था सब कुछ। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, मतलब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे ये एक चीज सही है कि यहाँ पे आप यहाँ पे एक तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हो, ठीक है? पॉलिटिकल रिलेशंस वगैरह आप यहाँ पे एक दूसरे स्टेट के साथ, मतलब कंट्री के साथ आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। पर क्या यहाँ पे ये कंप्लीट एसेंस आपको दे रहा है? कंप्लीट एसेंस मतलब हो गया यहाँ पे कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपको दिखाई देती है ग्लोबलाइजेशन से? तो ऐसा नहीं है, इसलिए आपकी यहाँ पे ये जो स्टेट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको नहीं दिखती है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई हैं वो सब आपकी यहाँ पे होती है। तो हमें यहाँ पे ये सब चीजें ही समझनी है कि यहाँ पे कंप्लीट एसेंस की बात हो रही है, ठीक है? तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड होता है, ठीक है? आपका यहाँ पे लिबरलाइज़ेशन होता है कि यहाँ पे जो आपका एक इंसान है, वो अपनी कंट्री के अलावा भी किसी दूसरी कंट्री में अपना बिज़नेस चला सकता है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है? अलावा इसके यहाँ पे कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन हो गई कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप्स आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर ये बेस नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आप पहले को गलत करोगे, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन भी चला गया और डी ऑप्शन भी चला गया। और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 और 3 तो आपके दोनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं, उनमें आपको दिख रहा है। तो बस आपको यहाँ पे चेक करना है अब यहाँ पे 4th के लिए, ठीक है? तो 4th के लिए जब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो 4th आपको क्या बोल रहा है कि इट हैज़ अ विशफुल विज़न ऑफ सुप्रा स्टेट गवर्नेंस। अब देखो सुप्रा स्टेट गवर्नेंस क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि ऐसी गवर्नेंस जहाँ पे जो आपका एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है? अब यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन जो आपकी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है, तो वो कंप्लीट यूरोप पे लागू हो रही है ना? और जो आपके यहाँ पे कंप्लीट जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी उस रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके थ्रू जो आपके यहाँ पे रूल्स बनते हैं, उसको भी आपकी यहाँ पे जो कंट्री होती है, वो फॉलो करके चलती है। तो ये भी आपका एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं ईयू के अलावा भी अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है? यूएन हो गया। तो यूएन तो आपका यहाँ पे हर एक कंट्रीज यहाँ पे फॉलो करती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाय पासिंग टेरिटरीज। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि फ्री ट्रेड अगर करना है आपको यहाँ पे, तो टेरिटरीज के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा, अक्रॉस आपको जाना पड़ेगा और रिलेशंस अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है? चाहे आप यहाँ पे सोशल रिलेशन क्रिएट करो, कल्चरल रिलेशन क्रिएट करो वगैरह। फिर थर्ड आपसे क्या बोल रहा है कि इट रिफर्स टू थिंकिंग ट्रांस टेरिटरी अबाउट ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल। तो यहाँ पे एकदम यहाँ पे ये भी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो वो आपके यहाँ पे कंप्लीट लोगों के रिगार्डिंग भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है, तो उनको भी यहाँ पे फायदा हो, लोगों को यहाँ पे फायदा हो, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके यहाँ पे निकलते हैं और ऐसी कंट्रीज यहाँ पे इन सब चीजों को यहाँ पे फॉलो भी करती हैं, ठीक है? तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ठीक है? तो यहाँ पे पहला वाला आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है? नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लायर्स विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं ऑप्शन में। आपको पहला कीवर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपका यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप जो भी आप यहाँ पे इनकम कमा रहे थे और जो भी आप यहाँ पे खर्च कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे कंजप्शन में जो भी आप यहाँ पे खर्च कर रहे थे, कंज्यूम करने के लिए जितना भी आप खर्च कर रहे थे, उसमें आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे जैसे मान लो कि पहले आप यहाँ पे 200 रुपए खर्च कर रहे थे, अब आप यहाँ पे 500 रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है? और आप यहाँ पे सेविंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है? अपोज हो आप बेसिकली यहाँ पे सेविंग के। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? जब मतलब यहाँ पे हो गया कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हो कंज्यूम करने के लिए, ठीक है? कंजम्पशन के लिए आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो। आपके यहाँ पे जो आप पहले जितना खर्च कर रहे थे, उसमें आप यहाँ पे आपको रेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मतलब ज्यादा आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक थ्योरी पता होना चाहिए, वो है आपकी यहाँ पे कीनीसियन थ्योरी, ठीक है? कीनीसियन थ्योरी। अब इसकी बेसिकली आपकी यहाँ पे थ्योरी क्या बताती है, यहाँ पे ये आपको बताते हैं कि जब भी आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जब वो यहाँ पे स्पेंड अपने यहाँ पे ज्यादा करती है या फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा आती है, तो जो आपके कंज्यूमर्स है, मतलब जो आपके यहाँ पे लोग हैं, मतलब हम लोग हो गए जो, तो उनकी जो यहाँ पे इनकम होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और इसी की वजह से यहाँ पे वो भी ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताती है यहाँ पे ये थ्योरी कि अगर आपकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर जो आपकी गवर्नमेंट की यहाँ पे स्पेंडिंग है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंज्यूमर जो है, यहाँ पे आम लोग भी जो है, उनकी भी यहाँ पे इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? और इसकी वजह से ही यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खर्च करते हैं, ठीक है? स्पेंड ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरी आपको ये चीजें बताती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कीनीसियन मल्टीप्लायर की, ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर की बात हो रही है, यहाँ पे कीनीसियन मल्टीप्लायर की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो अब ये क्या बताता है आपको यहाँ पे, तो ये एक तरीके से एक आप ये बोल सकते हो यहाँ पे एडिशनल आपके यहाँ पे चीज है, जो आपको बताता है यहाँ पे कि जो भी आपने यहाँ पे एडिशनल स्पेंडिंग वगैरह कर रखी है, तो यहाँ पे वो जनरेट करती है एडिशनल प्रोडक्शन भी, ठीक है?
तो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो यहाँ पे कि जो भी आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, स्पेंड आपने किया, कंज्यूम आपने किया, तो जो आप यहाँ पे कंज्यूम करते जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप यहाँ पे कंज्यूम जो कर रहे हो वो अब यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना, क्योंकि ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पे वो चीज कंज्यूम कर पाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लायर का, कि जो भी आप एडिशनल स्पेंडिंग करते जाओगे तो उसकी मदद से आपकी यहाँ पे जो एडिशनल प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से ये साइकिल बन जाएगी, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कीनीसियन मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जितना ज्यादा आपका यहाँ पे ये चीज रहेगी, ठीक है, आपका यहाँ पे जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी आप ऑफ कंज्यूम आपकी यहाँ पे रहेगी, उतना ज्यादा आपका यहाँ पे मल्टीप्लायर रहेगा, ठीक है। तो मैं एमपीसी लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, एमपीसी का मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जितनी ज्यादा यहाँ पे ये रहेगी, उतना ज्यादा आपका यहाँ पे मल्टीप्लायर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसी के साथ साथ जितनी ज्यादा मल्टीप्लायर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे आप कंज्यूम भी आप यहाँ पे ज्यादा करोगे, कंजम्पशन भी आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। और कंजम्पशन जब ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या निकाल सकते हो आप, कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे ज्यादा हो रही है ना। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है या फिर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्पेंड कर रही है। और सिमिलर केस आपका हो जाएगा जब आपकी यहाँ पे एमपीसी जब लोअर होगी, तब जो आपकी यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे लोअर होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों आपके यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि मल्टीप्लायर विल बी लोअर, जब आपका यहाँ पे लोअर है तो उस केस में आपकी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे लोअर होगी, ठीक है। तो लो होगी तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं होगा, सेव आपका अपोजिट चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिसके बारे में बात करें, जिस थ्योरी में बात करें, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो कंज्यूम करने के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ये साइकिल बन जा रही है, और इसकी वजह से ही आपका यहाँ पे मल्टीप्लायर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज। तो देखो यहाँ पे जब भी हम नैरो मनी की बात करेंगे तो नैरो मनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले तो वो समझ लो। नैरो मनी हो गया आपका यहाँ पे जो फिजिकल मनी आपके पास है, ठीक है। फिजिकल मनी में मतलब कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो जैसे आपके यहाँ पे करेंसी, ठीक है, कोई भी करेंसी के नोट्स वगैरह हो गए या फिर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे नैरो मनी में आ जाती हैं। अब इनके साथ भी आपकी यहाँ पे और भी चीजें आती हैं, तो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे कि आपके यहाँ पे मनी के टाइप कितने होते हैं। वो होते हैं आपके यहाँ पे चार तरीके के टाइप होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे M1, दूसरा होता है M2, तीसरा होता है M3, और लास्ट है आपका यहाँ पे M4, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो हैं, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ये नैरो मनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लास्ट के दो हैं ये है आपका यहाँ पे ब्रॉड मनी। ये क्या आपके यहाँ पे, ये है आपके यहाँ पे ब्रॉड मनी, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है नैरो मनी के बारे में। तो देखो नैरो मनी के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे M1 और M2 के बारे में स्पेसिफिकली, तो M1 आपका यहाँ पे बताता है कि M1 में आपकी यहाँ पे करेंसी आती है, ठीक है। करेंसी मतलब उसके साथ आप यहाँ पे कॉइन्स वगैरह भी जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो करेंसी प्लस कॉइन्स वगैरह हो गए। साथ ही साथ आपके यहाँ पे कोई भी डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट मतलब हो गया कि जो भी आपने यहाँ पे अपने रुपए बैंक में जमा कर रखे हैं और आप जब चाहो उसको यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हो, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बैंक आपको वो रुपए निकाल के भी दे देता है। उन पर्टिकुलर चीजों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज अगर हम याद रखें, इसके साथ साथ आपके दूसरे भी तरीके के जो यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे M1। अब M2 क्या बोलता है आपको यहाँ पे, तो M2 के बारे में जब हम बात करेंगे तो M2 आपको यहाँ पे बोलता है M1 प्लस जो भी आपने यहाँ पे रुपए सेव करके रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, जमा कराए हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एज एन सेविंग, तो वो भी आपके यहाँ पे M2 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो M2 बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि M1 की तो सारी चीजें होनी ही चाहिए, मतलब करेंसी भी है, कॉइन भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है, कोई दूसरे तरीके के डिपॉजिट भी है, पर साथ ही साथ आपने जो भी मनी पोस्ट ऑफिस में जमा करा रखे हैं एज एन सेविंग, वो भी आपके यहाँ पे M2 में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, और आप यहाँ पे करेंसी, आपको यहाँ पे CU मतलब होगा करेंसी, ठीक है, यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि CU मतलब है करेंसी नोट्स एंड कॉइन, ठीक है। तो CU और करेंसी नोट हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है।
फिर आपको दे दिया यहाँ पे डीडी, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, पर यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पे ए तो अपना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि M1 और M2 ये दोनों आपके नैरो मनी होते हैं। तो हमारा पोस्ट ऑफिस भी आंसर में होना चाहिए था, ठीक है, M1 के साथ, M1 में जो जो चीजें हैं प्लस पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़ते हो तो करेंसी और कॉइन्स आपको दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट दे रखा है, सेविंग्स आपको दे रखी है, सेविंग डिपॉजिट जो भी आपने यहाँ पे कर रखे हैं अदर डिपॉजिट्स के साथ, फिर साथ ही साथ आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो यहाँ पे हर एक चीज हमारी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अगेन नहीं दे रखा है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे करेंसी, फिर आपका डीडी, फिर नेट टाइम डिपॉजिट। अब देखो टाइम डिपॉजिट जो है आपका यहाँ पे, वो आपका M3 होता है। M3 जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो आपका ब्रॉड बन जाएगा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट आपका किस में होता है, यहाँ पे ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे M3 का। तो जो M3 है बेसिकली अगर हम बात करें, तो ये आपका होता है यहाँ पे M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे M3 में क्या क्या चीजें आती है, M1 वाली सारी चीजें आती है, मतलब करेंसी, कॉइन, डिमांड डिपॉजिट वगैरह, उसके साथ आपके टाइम डिपॉजिट्स भी आते हैं, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट्स की बात करें तो आपके ऐसे आपके यहाँ पे ये डिपॉजिट्स होते हैं जो आपकी एक तरीके से आप समझ सकते हो इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट्स पे होते हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट ऑफ मैच्योरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं M3 हमने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे जो आपका M4 है, अब देखो जो आपका M4 है, तो ये आपका हो जाएगा अगेन M3 प्लस आपका पोस्ट ऑफिस। तो M3 प्लस आपका अगेन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी आपकी सेविंग है वो प्लस आपका यहाँ पे M3। तो ये आपको आई होप की समझ में आ गया हो कि क्यों डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहां पे टाइम डिपॉजिट की यहाँ पे बात की कर दी गई है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे टाइम डिपॉजिट नहीं बोलता तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता, क्योंकि आपको यहाँ पे करेंसी भी दे दिया, डिमांड डिपॉजिट भी दे दिया, फिर नीचे आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है। बस हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट बोला जा रहा है और हमारा यहाँ पे होता है सेविंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर टोटल दे दिया गया हो तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में इस तरफ में जो M4 में आएगा, ये आपका बेसिक है यहाँ पे टोटल डिपॉजिट जो आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में है। पर हमने जो M2 में पढ़ा है वो है आपका यहाँ पे सेविंग, एज एन सेविंग जो आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर रखे हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, ये चीज याद रख लेना। तो इसलिए आपका यहाँ पे दो जगह पे आपको यहाँ पे गलती दिखेगी, यहाँ पे डी ऑप्शन में, इसलिए आपका डी ऑप्शन नहीं है। फिर सी में आपको पोस्ट ऑफिस नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। ए में भी आपको पोस्ट ऑफिस नहीं दिख रहा है, इसका इसलिए आपको यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इन नेशनल इनकम NI अकाउंट्स पर्सनल इनकम PI इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल इनकम है वो आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे नेशनल इनकम के थ्रू। तो देखो याद रखना है आपको यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी यहाँ पे जो भी इनकम आप कमा रहे हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसी से भी आप यहाँ पे कमा रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो आपकी जो इनकम है वो तो आपको यहाँ पे चाहिए ही होगी। तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि ट्रांसफर पेमेंट्स, अगर हम जैसे सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो ट्रांसफर पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट एंड फर्म्स, मतलब यहाँ पे ये तो आपकी हो गई यहाँ पे इनकम ही, जो आप यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट से वगैरह आपसे यहाँ पे आप कमा रहे हो, ठीक है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उससे आप यहाँ पे चीजें कमा रहे हो। तो ये तो आपके हर ऑप्शन में होनी चाहिए। अब जिसमें भी नहीं है आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो डी में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर वाले तीनों में आपको यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो है यहाँ पे कि ये सब चीजें आप यहाँ पे NI से माइनस करोगे, मतलब नेशनल इनकम से माइनस करोगे। अब नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम आपकी टोटल आप बोल सकते हो यहाँ पे इनकम होती है या फिर टोटल वैल्यू होती है, जो भी गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी नेशन ने कमाई होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम एक पर्टिकुलर ईयर लेके चल रहे हैं यहाँ पे 2014, ठीक है। जैसे अब चलो 18 आपको दे रखा है तो 18 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो 2018 में यहाँ पे इंडिया ने जो भी वैल्यूज अपनी कमाई है सर्विसेज प्रोवाइड करके, जो भी यहाँ पे उस इंडिया इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे जो सर्विसेज दी हैं उसके थ्रू जो उन्होंने वैल्यू कमाई, जो उन्होंने यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करे उसको बेच के यहाँ पे जो पैसे कमाए उसको जोड़ के, ठीक है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे देखते हुए जो एट द एंड आपको यहाँ पे जो अमाउंट मिलता है वो आपकी क्या होती है, वो यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किससे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे नेशनल इनकम से तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा।
ठीक है? तो यहाँ पे जो लास्ट था, यहाँ पे ये तो चीज़ें सही दे रखी थी, पर यहाँ पे गलत क्या दे दिया यहाँ पे इन्होंने, वो यहाँ पे आपको एनआई नहीं दिया इन्होंने, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमेशा आप यहाँ पे एनआई से माइनस करोगे। अब यहाँ पे देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जो भी आपकी एजेंसी है, जो भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू आप काम कर रहे हो या फिर कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो, तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है जो वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो उस टाइप के यहाँ पे प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आप बोल सकते हो उनको। फिर तीसरी चीज यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे दे रखा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। अब ये क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे कि जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं, ठीक है? तो अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो उसका आप इंटरेस्ट भरते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपनी इनकम निकालनी है, पर्सनल इनकम निकालनी है, तो उसमें आपको लोन्स वगैरह यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट जाता है पर्टिकुलर मंथ में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा अपनी इनकम से, है ना? तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपका हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे जो नेशनल इनकम है ये पूरे नेशन की है, ठीक है? इसमें से आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, जो यहाँ पे कंपनी ने कमाया उससे रिगार्डिंग, जो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं वो लोग। साथ ही साथ जो यहाँ पे लोन्स वगैरह आपने ले रखे हैं, जो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, उसको आपने माइनस किया। तीसरी चीज आ जाएगी, आप माइनस करोगे यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स को, जो आपकी यहाँ पे कंपनी दे रही है, वो कॉर्पोरेट टैक्स को आप माइनस करोगे, ठीक है? जो आपका यहाँ पे सेंटर वगैरह यहाँ पे बताता है। फिर नेक्स्ट चीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी, जो आप यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे इनकम कमा रहे हो गवर्नमेंट और यहाँ पे फर्म से, ठीक है, प्राइवेट फर्म से, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात ही नहीं हुई, तो यहाँ पे इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे मैंने इलास्टिसिटी बताया था, यहाँ पे जो आपका होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से चीजें समझाई थी। वहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे मैं वापस से बता दे रहा हूँ, ठीक है? एक सेकेंड देना, वापस से हम लोग यहाँ पे उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको याद रख लेना कि यहाँ पे जो इक्वल टू है, ये बेसिकली आपका होता है कि जितना आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करोगे, उतना आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनली उतना ही आपका यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, ठीक है? तो यही चीज आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है? तो प्रोपोर्शनली आपके यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू वन में। और जीरो के केस में आपको यहाँ पे नो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बस इतना सा यहाँ पे चेंज कर लेना, ये आपका यहाँ पे उल्टा हो गया था, ठीक है? तो टाइम आपका यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे आपको नो चेंज आपको देखने को मिलेगा, जितना भी आप यहाँ पे पीओसी को इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करोगे उस केस में, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे आप वापस चलते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है? जो अभी एक क्वेश्चन आपको दिखा नहीं किया है, वो अभी हम यहाँ पे कर लेंगे, तो वो छूट गया बीच बीच में वैसे भी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे जीरो का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे कुछ भी मतलब आपका यहाँ पे जो प्राइस है कमोडिटी का, वो आपका कुछ भी हो, पर आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें आपका यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो आपकी डिमांड है उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कहने का यहाँ पे ये है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कि वेन एवर और वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्यूट नो चेंज इन डिमांड, ठीक है? तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो अभी मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया, जीरो में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपका प्राइस में चेंज कुछ भी हो, ठीक है? चेंज इन प्राइस आपका कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, कुछ भी हो, पर जो यहाँ पे आपकी डिमांड है, ठीक है, डिमांड आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, अनचेंज रहेगी, ठीक है? अनचेंज रहेगी, यही आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। बाकी तो हम यहाँ पे अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और वो सेम एक जो छोटा सा यहाँ पे एरर जो था उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2019 में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है? इनमें से क्या चीज आपकी यहाँ पे गलत है इन चारों स्टेटमेंट में से। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू कर्व्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कि जो आपका यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है यहाँ पे, वो आपका कैसा होता है, तो ये आपका होता है यहाँ में नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि इसी के थ्रू आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो जब यहाँ पे ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
कि यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये आपका नीचे की तरफ रहेगा एवरेज रेवेन्यू कर्व से, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम यहाँ पे, मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो एवरेज रेवेन्यू कर्व आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है? तो या फिर मान लो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके कुछ भी तरीके का आप मान लो, तो यहाँ पे जो भी आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, वो आपका नीचे, मतलब इस तरीके से यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू आपका यहाँ पे नीचे रहेगा, ठीक है? तो नेगेटिवली स्लोप्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होने वाला है वो ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है? एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो ऊपर रहेगा, नीचे आपका यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ पे जो एमआरसी है ये आपका नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो इससे आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि दूसरा ऑप्शन में आपको दे रखा है कि ये ऊपर रहता है आपका एमआरसी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यही अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत है और यही राइट आंसर है। पहला वाला आपसे बोल रहे थे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म आर परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक मतलब हो गया यहाँ पे इनफाइनाइट इलास्टिक, है ना, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगी। फिर आपसे सी में आपसे क्या बोल रहा है कि इन द लॉन्ग रन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो कॉम्पिटिटिव फर्म आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली मोनोपोली की बात हो रही है। तो मोनोपोली का यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है और उसकी अकेले की मोनोपोली चल रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे इंडियन रेलवेज, ठीक है, इसको आप एज एन एग्जाम्पल आप समझ लो, क्योंकि इंडियन रेलवेज के अलावा यहाँ पे और कोई दूसरी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? ना ही आपकी कोई दूसरी गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे ट्रेन चलाती है, ठीक है, लोकल्स के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, रेलवेज की इंडस्ट्री में, आपकी यहाँ पे इंडियन रेलवेज की अकेले की यहाँ पे मोनोपोली है। मतलब जो वो चाहे वो यहाँ पे प्राइस सेट कर सकती है, ठीक है? जो वो चाहे वो पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पे दे सकती है, ठीक है? तो सारी चीजें यहाँ पे उसी के हाथों में है, ठीक? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी आपका क्रिएट होगा शुरू शुरू में, अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। पर जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉन्गर रन में जाते जाओगे तो आपको दिखेगा कि अब जो आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है ना, वो यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न में मिल रहा है। मतलब जैसे मान लो पहले साल आपको यहाँ पे 300 करोड़ मिला, तो अगले साल आपको यहाँ पे मान लो 400 करोड़ मिल गया, फिर अगले साल 300 करोड़ मिल गया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो यहाँ पे इक्वल रह जाएगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, कभी आपका नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पर वो एवरेज की तरफ बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम बनेगा तो आपको यहाँ पे डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सी और डी एक साथ आपको समझा है, यही आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे गलत कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है, तो वो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे की तरफ बनेगा, ना कि ऊपर की तरफ। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब यहाँ पे किस लॉ की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरीके की ये इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है? तो ये याद रखना, ये एक तरीके की क्या है यहाँ पे, ये एक तरीके की यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी है, जो कि आपकी यहाँ पे प्रिडिक्ट करती है कि यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्टिमल लेवल तक पहुंच चुके हो, यहाँ पे जो भी आपकी कैपेसिटी है वहां तक आप पहुंच चुके हो, और फिर जाके आप यहाँ पे प्रोडक्शन का एक छोटा सा फैक्टर अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे बहुत छोटे नंबर से इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन में। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ऑप्टिमल लेवल तक पहुंच चुके हो, जितना भी आपका यहाँ पे कैपेसिटी थी आप उतनी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हो। तो अगर आप उसको थोड़ा और इंक्रीज भी करते हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ छोटी सी ही चीज को आप यहाँ पे थोड़ी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट्स को आप यहाँ पे बढ़ा पाओगे, ठीक है, आउटपुट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज आपको बोली जा रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। फिर आगे आपको दिया जा रहा है कि यहाँ पे इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब देखो वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक और लॉ आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है? अब ये क्या बताता है आपको यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे आपने इनपुट्स डाले वो सारे आपके फिक्स होते हैं सिवाय एक के, ठीक है? तो याद रखना यहाँ पे सिवाय एक के आपके सारे इनपुट्स आपके क्या होते हैं, यहाँ पे फिक्स होते हैं। और यही आपका जो प्रोडक्शन है बेसिकली यहाँ पे ये बताता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, ठीक है? फिर आपसे आगे क्या बोल रहा है, वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड होल्डिंग इन क्वांटिटीज ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, अ पॉइंट इज रीच बियॉन्ड विच
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे एक पॉइंट आपका बेसिकली ऐसा आएगा जहाँ पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है, तो ये आपको क्या बोलता है यहाँ पे कि जो आपकी वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स की, तो जब आप उसको यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट पे यहाँ पे जब लगाते हो किसी भी दूसरे इनपुट पे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको आउटपुट देखने को मिलता है पर यूनिट वेरिएबल, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है। पर एक टाइम आपका यहाँ पे ऐसा आता है कि वो यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू कर जाता है, और इतना आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है कि वो आगे जाके आपका डिमिनिश हो जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे मैंने बोल रखी है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डीप में आपसे पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना नहीं है, हमें बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमें यहाँ पे करने हैं जो हमें यहाँ पे क्लियरली है, या तो हमें 100% आते हो या फिर एटलीस्ट 50 to 70% हमें आते हो, जहाँ पे आपको एक या दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन में आपको डाउट हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ढूंढ के करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में मत लग जाना है यहाँ पे कि जैसे चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई लॉ के बारे में नहीं पता है और इसको आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आप तुक्का लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे छोड़ के चढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, वैसे अपना यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2018 का। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि इफ फार्मर्स लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया, हाउ विल इट इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आपकी फार्मर्स के लोन्स को यहाँ पे वेव ऑफ कर देती है, मतलब यहाँ पे उनको अब यहाँ पे लोन देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनकी तरफ से यहाँ पे उनके रुपए भरती है, तो उस केस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसको यहाँ पे बेसिकली क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंजम्पशन होगा वो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट करेगा वाया इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे नुकसान होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कंजम्पशन होगा वो भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इसके थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये तो आपका एकदम करेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर होगा यहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा वाई चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। अब देखो ये भी एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी तरफ से पे कर रही है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने आगे प्लान बना रखे होंगे, अब वहां पे उन्होंने जितना भी एक पर्टिकुलर मान के चलो कोई स्कीम उन्होंने लॉन्च करनी है, तो जितना उन्होंने पहले उसको दिया हुआ होगा जो भी अमाउंट कि हम इतना इसमें खर्च करेंगे, अब वो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे वो कम हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रुपए भरे उनकी तरफ से, तो यहाँ पे अब यहाँ पे गवर्नमेंट को वो रुपए वापस भी लेने हैं, तो उस केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा सकती है किसी भी चीज का, ठीक है, जीएसटी में यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे स्लैब में रख रख देगी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली दिखती हैं, ठीक है, चेंज कर सकती है यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर है या फिर कोई भी टैक्सेस के रिगार्डिंग। तो दूसरा भी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पहला और दूसरा एकदम करेक्ट है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो तीसरा तो आप हटा दो क्योंकि एक दो तो है नहीं उसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा आपसे बोल रहे हैं क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट वाया हायर बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे ये वाला करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन समझाना है। अब क्राउडिंग आउट क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्राउडिंग आउट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि जब आपकी जो गवर्नमेंट है उसका जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो यहाँ पे डिक्रीज करती है, ठीक है। तो याद रखना कि जब आपकी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंड यहाँ पे खर्च कर रही है, जब वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी, तो जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इजी टर्म्स में समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपकी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ी, तो जो यहाँ पे मनी का सप्लाई है या फिर डिमांड है, ठीक है, डिमांड मान लो, तो यहाँ पे जो डिमांड ऑफ मनी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी अब इनकम बढ़ गई है, आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे। अब यहाँ पे क्योंकि आप ज्यादा खर्च करोगे, तो ऐसा सच आप डिमांड यहाँ पे मार्केट में होगी नहीं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे खर्च कर रहा होगा रुपए को, तो यहाँ पे रुपए की कोई डिमांड नहीं होगी इतनी, है ना। डिमांड कब होती है, जब यहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा
ऐसे समझ लो बहुत कम यूज हो रही हो, ठीक है, रेयरली यहाँ पे यूज हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा कम यूज हो रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पे यूज हो रही हो, तो इन सब चीजों में आपकी डिमांड बढ़ती है। पर यहाँ पे तो जब आपकी इनकम ही ज्यादा हो जाएगी तब आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करोगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पैसे जो आप खर्च कर रहे हो वो यहाँ पे मार्केट में आ जाएंगे। तो जब मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपकी डिमांड कम नहीं होगी यहाँ पे मनी की, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, डिमांड आपकी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ी, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे, ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड जो है यहाँ पे पैसों की वो बढ़ गई है। तो जब पैसों की डिमांड बढ़ती है तो ये पॉइंट याद रखना, तो आपका यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये इतना सा जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, ये समझाने के लिए, ये पूरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो क्राउडिंग आउट में क्या होता है यहाँ पे कि जो आपकी गवर्नमेंट का यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर अगर वो यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है। तो वो कैसे होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंड एक्सपेंड मतलब यहाँ पे स्पेंड ज्यादा कर रही होगी, तब आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे जो आप सप्लाई कर रहे हो यहाँ पे मनी, बेसिकली यहाँ पे डिमांड जो होगी मनी की वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। जब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी, यहाँ पे वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज करा वो आपका ज्यादा करा एज कंपेयर टू जो भी आपकी यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना हम यहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे देखो दोनों ही चीज इंक्रीज हुई है, इनकम भी इंक्रीज हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका इंक्रीज हुआ है। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू आपकी इनकम जितनी इंक्रीज हुई है उससे, इसलिए यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी अब वो यहाँ पे कम होती जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना दूसरा ऑप्शन, वो है यहाँ पे क्राउडिंग इन। तो देखो ये तीसरा ऑप्शन अगर आप इसके साथ मैच करोगे तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्राउडिंग इन क्या होता है, क्राउडिंग इन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी जब भी आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर जब भी यहाँ पे ज्यादा होगा गवर्नमेंट का, तो उस हर केस में आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो हम इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्राउडिंग इन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, वही वापस से समझो। तो ग्राफ आपकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर वो यहाँ पे इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे इनकम आपकी इंक्रीज होगी। जब इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो डिमांड है मनी की, ठीक है, डिमांड है जो यहाँ पे मनी की, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब देखो दो ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सेम ही प्रोसेस आपका हो रहा है, जो फ्लो चार्ट आपको ऊपर मैंने लिखवाया वही सेम फ्लो चार्ट आपको नीचे भी दिखेगा। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्राउडिंग आउट में जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही थी वो कम इंक्रीज हो रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था उससे, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि दोनों ही चीजें आपकी इंक्रीज हो रही थी उधर भी, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जितना इंक्रीज हो रहा था उतनी आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। पर क्राउडिंग इनमें क्या हो रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट के, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मुझे आपको यहाँ पे समझाना था, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन कराया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हमें यहाँ पे समझनी थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे जो मैंने आपको क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट वगैरह आपको यहाँ पे समझाया, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप पहली पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना था इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे तक भी यहाँ पे पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ्स भी देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड वगैरह आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।